अरे मैं ये कहता हूँ, वॉलीबॉल राजनीति का अखाड़ा नहीं है। सभी इकट्ठे हो और इसमें एक अच्छी प्लानिंग करो और इस हिंदुस्तान का जो झंडा है ना, उसको हाथ में मजबूती के साथ पकड़ के और लहराओ। मुझे आज भी ये बात याद है। अब रतनलाल कभी मिलता ना मेरे को, मैं रतनलाल से पूछता हूँ, रतनलाल क्या हाल है? फेडरेशन कप वाली बात याद है? लॉकडाउन विद लेजेंड्स आमिर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं और इससे पहले बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला जो आमिर ने बातें की, अपनी बिहाइंड द सीन एक्टिविटीज़ थी, प्रॉब्लम्स थी, वो शेयर की और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला इनकी बातें सुन के। बहुत लोग जानना चाहते थे, तो आमिर कंटिन्यू करते हैं। सो टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ का, आपको आपका पहला जो लीग का कॉन्ट्रैक्ट था वो कैसे मिला और कहाँ पर मिला? हाउ डिड यू गेट दैट? हम लोग दुबई के अंदर रशीद इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो वहां पे हम लोग ने गोल्ड मेडल जीत लिया। जो भी और मैं, तो जो भी कहने लगा मेरे को, ए आमिर तू बाहर खेलेगा वॉलीबॉल? वॉलीबॉल ही तो खेलना है यार, कहीं खिला लो, इसमें क्या है? तो जो भी कहने लगा, यार श्याम सर हमारे कोच थे, श्याम सर से ना बहुत घबराते थे हम। बगैर श्याम सर की परमिशन की हम कोई एक्टिविटी कर नहीं सकते। तो वो जो शेख टाइप जो ड्रेस पहना हुआ था वो हमारे होटल पहुंच गया। होटल पहुंच गया तो जो भी का मुझे फोन आया, ए अमीर वो नीचे बैठा है, वो नीचे आ जा तू। मैं यार श्याम सर, कहना चल मैं देख कर आता हूँ। श्याम सर को उसने थोड़ा रूम में देखा, अंदर रूम में है, तू नीचे आ जा। और चलती मैं नीचे रिसेप्शन के ऊपर आया, रिसेप्शन पे बातचीत की, जो भी कहने लगे अमीर खेलेगा? खेल लेगा, मुश्किल नहीं है। तो कहने लगे यार पैसे मिलेंगे, और कितने पैसे लेने? मैं यार जितने तेरे को मालूम है, जितना तू करेगा उतने, कोई मुझे तो दिक्कत नहीं है। पहला एग्रीमेंट जो है ना, वो जो भी नहीं किया था। 97 के अंदर वॉलीबॉल की वजह से पैसा मिल रहा है, बड़ी बात है। सो फॉरेन लीग में खेलने का कितना एडवांटेज मिलता है प्लेयर को, वो आपसे ज़्यादा और कोई नहीं बता सकता। और न केवल इंडिविजुअल को एडवांटेज मिलता है, बल्कि अगर कोई क्लब में खेलता है तो उसका एडवांटेज पूरी टीम को मिलता है और पूरी कंट्री को मिलता है जहां वो वापस खेलने जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंस या कोई कल्चर वहां पर आप बताना चाहेंगे कि कैसा माहौल था आपके अलग अलग क्लब्स में? अब्रॉड के मुझे डिफरेंट कंट्रीज के मुझे कोचेस मिल गए, उनकी ट्रेनिंग मिल गई। और जिस 6 महीने में हम लोग रेस्ट करते हैं यहाँ इंडिया के अंदर ऑफ सीजन होता है, उस दौरान मैं वहाँ पीक पे रहता हूँ और वहां से सीधा आता हूँ तो इंडियन टीम में ज्वाइन करता हूँ। तो मेरे लिए तो पूरा साल मुझे अपने आप को इतना रेडी करके रखना है, दूसरे प्लेयरों से डबल रखना है। बाकी प्लेयर जिस टाइम रेस्ट करते हैं, मैं उस टाइम लीग खेलता हूँ, ठीक है ना? तो मैं क्या समझता हूँ, जैसे बाहर जो प्लेयर प्रोफेशनल लीग खेल रहा है, उस प्लेयर को इतना बड़ा एडवांटेज है अगर वो खुद समझता है इस बात को। प्रोफेशनल प्लेयर्स को मॉर्निंग में अकेले ट्रेनिंग करनी पड़ती है फॉरेन कोच के साथ। वो प्लेयर्स के पास गोल्डन पीरियड है उसको रेडी करने के लिए। बहुत टफ रहता है। देखो अब क्लब क्या होते हैं, क्लब रिच होते हैं, उनके पास नए बॉल पिकर की कमी होती है, उनके पास नए मशीनों की कमी होती है। मैं तो उस दौरान ये वो मशीनें देखी है जो सेटअप करने लग रही थी, बॉल थ्रो कर रही थी। उस टाइम क्या बॉल उसके अंदर डाल देनी या थ्रो कर लेनी, अपने आप थ्रो करते रहे। उन्होंने सेटअप कर दिया, ओके 6 जोन बैक लाइन है, ले उसी आपने 25 बॉल मारनी है, उसके बाद रेस्ट। आपने 18 बॉल मारनी है, रेस्ट। तो ज्यादा मेन पावर की जरूरत नहीं है ना बॉल पिक करने के लिए, ठीक है? जो 2-3 बॉल पिक कर आपने उसमें डाल दो, एफर्ट कम हो गए। और जो कोचेज हैं, जैसे मैं सबसे अच्छा जो अपना पेड़ मानता हूँ, एक मेरे को चाइनीज कोच मिला था, और 3 घंटे मेरी वेट ट्रेनिंग करवाता था, 3 घंटे। और उसके वहीं पे, और उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट ये सब था कि मेरे को उठा करके डॉक्टर रूम के अंदर डाल को, और वहां पे डॉक्टर अपने आप मसाज करेगा, फिजियो अपने आप करेगा, आइस मसाज देनी है, क्या करना है, ये करना वो करना, कोच ने अपना काम पूरा करना। मतलब उस टाइम मेरे खुद क्लब से रोमारियो खेलता था, फुटबॉलर, ब्राजील वाला जो है। और रोमारियो के जो उसकी जो पर्सनल टीम थी ना, उसमें 19 मेंबर थे।
पर्सनल टीम में 19 मेंबर थे, और जो मेरा क्लब है ना, कतर के अंदर सबसे अमीर क्लब है। जिस होटल के अंदर हमारे रुका हुआ था ना, उस होटल के अंदर फुटबॉल का ग्राउंड है। वहां पर वो मॉर्निंग ट्रेनिंग करता है, इवनिंग और टीम के साथ ट्रेनिंग करता है, क्लब की टीम के साथ। उसका कोच था, उसका डॉक्टर था उसका, साउथ अफ्रीका, डॉक्टर लुइस। उसने मुझे बहुत हेल्प की इस लाइफ। उसने मुझे रोमारियो का एग्रीमेंट की कॉपी भी दी। अरे रोनाल्डो रोमारियो उस टाइम ये होते थे, और ब्राजील फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतता था उस टाइम। उसका जो एडवांटेज है ना, वो फिर साथ के साथ नेशनल टीम को मिल जाता है। अब मैं खुद बाहर से आऊंगा, मैं खुद फिट मिलूंगा, जो भी बाहर से आ रहा है वो खुद फिट है, तो जो बाकी और 4 प्लेयर हैं, 8 प्लेयर हैं, वो ये सोचेंगे यार हम भी क्यों इनके पीछे पीछे लग जाए। और फेडरेशन को उसके अंदर बड़ी भारी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। उसके अपने अपने अंडर 18, अंडर 21, फेडरेशन का अगर ये इंटेंशन रहेगी कि हम जितने प्लेयर्स को, मैक्सिमम प्लेयर्स को बाहर भेज देंगे, तो हमारी टीम क्या है, ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। ईरान की वॉलीबॉल इतनी आगे निकल गई है, सो और आपने बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व की है ईरान की टीम। एक टाइम पे इंडिया से नीचे होती थी और एकदम अब इतना ऊपर चला गया है वो कि कोई उसका मुकाबला नहीं है। तो आप कहाँ देखते हैं ईरान की टीम को भी, और क्या रीजन है आपके हिसाब से ईरान के सक्सेस रेट का? अब ईरान ने क्या किया, आप ये देखो, जिस टाइम हम खेल रहे थे उस टाइम ईरान और हम, ये पता नहीं 5 सेट हम कौन जीतेगा, सिर्फ ये था। कितनी बार हमने ईरान को मारा, कितनी बार ईरान ने हमारे को, लेकिन कभी 5 सेट से कम हमारा फैसला हुआ नहीं। लेकिन ईरान के क्या प्लेयर, एक तो इटली में खेलने लगे, अच्छा इटली का फर्स्ट लीग भी खेलने लगे कुछ प्लेयर सेकंड लीग खेलने लगे अपने आप ही। दूसरा क्या है, जो फेडरेशन है ईरान की, उसने जो मैक्सिमम जो चैंपियनशिप है, चाहे यूथ हुआ, चाहे जूनियर हुआ, चाहे सीनियर चैंपियनशिप हुआ, उन्होंने ईरान के अंदर करवानी शुरू कर दी। तो उसका बड़ा भारी एडवांटेज उनको मिलना शुरू हो गया। एशिया के अंदर कोई टच नहीं कर सकता उनको। आप ये देखो ना कि अगर हम मारूफ और रविकांत का कंपैरिजन करते हैं, तो मैं आज भी ये कहता हूं कि रविकांत बहुत सुपर सेटर है, लेकिन मारूफ को संभाला हुआ है उन्होंने, ठीक है ना, संभाला हुआ है। फेडरेशन ने बहुत चीजें, सारी चीज उसके लिए रेडी कर रखी है। अब रविकांत, जैसे रविकांत खुद है, हम हैं, हम लोग बाहर गए, वापिस आए, कोई इंजर्ड होकर के आ गया, कोई ये होकर के आ गया, वहां अगर उस मामले में थोड़ा सा आगे बढ़ करके काम करें ना, तो जो अच्छे अच्छे प्लेयर हैं उनको फेडरेशन अपने हाथ में रख करके और वही जमा के रखो कि हम खुद आपका एग्रीमेंट करवाएंगे फॉरेन के अंदर, और वहां जाओ और वहां से वापस आओ। फेडरेशन का उसके अंदर डायरेक्ट तालमेल होना चाहिए क्लब। ईरान टीम के साथ मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, जो हमारे बैच के 2 प्लेयर, एक काउंटर अटैकर और एक सेंटर ब्लॉकर, फॉरेन कोच के साथ फेडरेशन ने लगा रखे हैं कंटिन्यू। कितने साल हो गए मैं देख रहा हूँ। मारूफ के साथ मैं देखता हूँ हमेशा वो खड़े मिलते दोनों। तो कहीं ना कहीं फेडरेशन का चेकिंग सिस्टम तो है ना उनका। और फॉरेन कोच कोई भी 2 मैच वो लोग हारते हैं तो इमीडिएटली फेडरेशन एक्शन लेती है उनके ऊपर, या फॉरेन कोच को चेंज करेंगे या कुछ नया चेंज करके लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। मैं पिछले कई साल ये देखने लग रहा हूँ कि ईरान क्यों इतना मतलब स्पीडली ऊपर जा रहा है। सो इंडिया में कोचेस के कंट्रीब्यूशन को आप कैसे देखते हैं, चाहे वो बेसिक्स हो, चाहे आगे जाके हेल्प हो, तो उनको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कोचेस को भी, हमारे गुरुजी हैं सारे, जब तक कोचेस ग्रास रूट के ऊपर काम नहीं करेंगे, प्लेयर्स का अच्छा बेसिक नहीं हो सकता। बेसिक्स बहुत मजबूत होने चाहिए, तभी प्लेयर्स लंबे खेल लेंगे। अभी आप ये देखो ना, अभी जो पीछे 10 साल से हम देख रहे हैं, बहुत कम प्लेयर हैं जो बीच में कंटिन्यू कर पा रहे हैं, बीच में निकल जाते हैं, फिर आते हैं, रेडी होकर के निकल जाते हैं, फिर आते हैं। सर क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जो बेसिक्स है ना, वो बेसिक्स के ऊपर इतना अभी काम नहीं हो रहा है। पहले बेसिक्स के ऊपर काम करने वाले कोचेस कौन कौन थे, मैं आपको काउंट करवाता हूं। मोहन सिंह नगरेटा, प्रीतम सिंह चौहान, आर.एन. शर्मा, श्याम सर, श्रीधर सर, पीसी पांडियन, और जो सेकंड लाइन में जैसे बीएल यादव हुआ, चंद्र सिंह आ गए थे उस टाइम। मतलब इन लोगों ने, आप ये लगाओ कि नीचे लेवल के ऊपर कितना काम किया प्लेयर्स के साथ। अगर
श्याम सर चीफ कोच हैं, उसके कोच पांडियन सर हैं या चौहान कोच साहब हैं, तो आप ये लगाओ कि श्याम सर ने शेड्यूल एक बार ये बता दिया कि ओके प्रोनाउंसिएशन ये करना है, को पूरा करवाना पांडियन सर और प्रीतम सिंह चौहान सर का काम है, वो पूरा करवा रहे हैं। लेकिन उस दौरान कोच जो प्लेयर्स थे, प्लेयर्स को ये बोल देते ना, अगर आपने 10 बेंच प्रेस मारनी है तो प्लेयर्स 12 मार रहा था उस टाइम। उसका इंटरेस्ट क्या था, डबल इंटरेस्ट हो गया कि मेरे को यहाँ भी फिट रखना है, वहां भी फिट रखना है, ठीक है। फिर बेसिस के ऊपर बहुत काम किया श्याम सर ने। जैसे एक बड़ा भारी बेंच बनवाया सर्विस के लिए, हम सोचते थे क्यों बनवाया, तो हमारा रिसेप्शन के लिए उसके ऊपर खड़ा होकर के पावरफुल सर्विस, रिसेप्शन तो बड़ा भारी काम हुआ उसके ऊपर। आज की डेट में क्या है, उस बेंच के ऊपर खड़ा होकर स्ट्रेंथ से मारने वाला नहीं है, क्यों, सबको शोल्डर पेन आ गया। अब स्पीड वॉलीबॉल है, स्पीड वॉलीबॉल के अंदर तो आपने आपको बहुत रेडी करना पड़ेगा, स्पीड दोनों चीज को मिक्स करना पड़ेगा आपको। पहले जो प्लेयर मतलब जो कोचेस थे प्लेयर्स के ऊपर काम कर रहे थे, वही प्लेयर क्या लंबे खेल गए हैं, प्लेयर्स ने भी अपने ऊपर ध्यान रखा और फिर लंबे खेल गए। उस दौरान क्या था कि जो सीनियर और जूनियर का जो रिस्पेक्ट था ना, वो बहुत मतलब दिल से था। अगर सीनियर प्लेयर ये बोल देता अरे छोटू नहीं तूने यार ऐसे नहीं ऐसे मार, तो उस चीज को क्या है इम्प्लीमेंट करते थे। मुझे लगता है कि कोचेज में श्यामराव सर जो हैं वो एक उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया था जो कोचिंग का माहौल था इंडिया में। खास तौर से उनका जो जूनियर बैच था, रविकांत, राजेश, जॉबी, अमन, अनिल, वो जो बैच था वो बहुत सालों तक कंट्री के लिए खेला है, और खेला ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा खेला है। श्याम सर ने जो असली इंसान बनाया प्लेयर्स को, इंसान भी बनाया और प्लेयर्स भी बनाया। बस इंसान बना दिया, इंसान बन गया तो सब कुछ हो गया ना। उनको मालूम है ये कौन सी भाषा में समझेगा। एक्चुअली में क्या है कि उनको ये मालूम है कि इस प्लेयर को हैंडल कैसे करना है और इसको कौन सा में डोज देना है, उनको हर चीज का मालूम था। मेरे को समझ में नहीं आई फर्स्ट टाइम जब लाइनअप किया ना, कैंप 94 वाला जो कैंप शुरू हुआ, तो इंट्रोडक्शन चल रही थी। मेरा जब नंबर रहा तो मैं अमीर सिंह हरियाणा, क्या मालूम हरियाणा के बारे में, शाम से बोले मां सर मेरा स्टेट हरियाणा। नहीं तुम्हारा पुराना प्लेयर मालूम है? मां सर मालूम है। मैं सबका नाम लिया, कहना वैसा तो नहीं करेगा। मां सर वैसा बोले तो नहीं, तुम्हारे को मालूम पड़ेगा, आप कैंप में है ना, अब मालूम पड़ेगा कैसा। मतलब एक ऐसी बात छोड़कर जाते थे वो प्लेयर, जब तक कैंप में है उस बात का ही आंसर ढूंढता रहता था क्या है। और मैडम ने बड़ा बहुत सपोर्ट किया है, मतलब ये प्लेयर से इतना प्यार करते थे वो हमारे लिए डिश बनाते थे। बहुत मार पड़ती थी ग्राउंड के ऊपर, तो उसको क्या है बैकअप दे इतना देते थे, अरे कुछ नहीं है? कल साहब बोल रहे थे उसने अच्छा नहीं किया, उसका अच्छा किया, मैं उसका अच्छा ट्रीटमेंट देकर आया हूं अभी। मतलब हमारा जो बैच था ना जूनियर का, उसमें मैं 2 महीने रहा था पहले वाले उसमें। मुझे याद है जब दोपहर का ट्रेनिंग के बाद हम लोग वॉशरूम में नहाते धोते थे और अपने जो टी शर्ट वॉश करते थे, पूरे शरीर के ऊपर काउंट कर सकते हो कि किसको कितना रिवार्ड मिला हुआ है। और हमें यही मालूम है कि गलती होगी तो भागना कैसे है। और ट्रैफ्लेक्स के नीचे ना एंटीना रखते थे हर 20-30 मीटर के बाद। अब जो पुराने शिकारी थे उनको मालूम है कि अब यहाँ आएगा तो जंप कर जाते थे, जो नया था उसको फंस जाता था उसके पीछे, कभी नीचे गिट्टे के ऊपर, कभी नी के ऊपर लग कर अपने हो गई। मतलब श्याम सर ने बहुत मेहनत किया है और फिर उसको आगे बाकी जो कोचेस आए हैं उन्होंने आगे बढ़ाया है। सो फॉरेन कोचेस की बात करते हैं अभी कि हाउ इम्पोर्टेंट रोल अ फॉरेन कोच कैन प्ले इन इंडिया। इंडिया में कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है एक फॉरेन कोच का? आशीष, मैंने अपने करियर में एक चीज महसूस की है कि हमने जब फॉरेन कोच को अपॉइंट किया है,
उस फॉरेन कोच ने 6-8 महीने हमारे साथ काम किया, अच्छा काम किया, उसका रिजल्ट भी आया। और एक हिंदुस्तान का वॉलीबॉल को एक नई दिशा देने की उसने कोशिश की है। देखो, इस पार्ट के ऊपर फेडरेशन को बड़ा सचेत रहना पड़ेगा। जब आपने फॉरेन कोच अपॉइंट कर दिया तो आपकी जो चेकिंग पॉलिसी होनी चाहिए, उसके साथ जितना भी स्टाफ आप अपॉइंट कर रहे हो, आपको वो स्टाफ ऐसा होना चाहिए कि उस फॉरेन कोच को वापस जाने के बाद जो स्टाफ को है, उसकी जितनी भी टैक्टिक्स उसने यूज की है, उसका सभी का इम्प्लीमेंटेशन टीम के साथ कंटिन्यू करें। और हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, जैसे फॉरेन कोच अपॉइंट होता है, उसके बाद में सिर्फ चुनिंदा लोग इस चीज के ऊपर लग जाते हैं कि इसको कैसे वापस भगाएं। 98 एशियन गेम के अंदर अल वसीमी कोच को अपॉइंट किया था। आई थिंक वो मेडलिस्ट था, ओलंपिक मेडलिस्ट। अच्छा। बेसिकली इजिप्ट से था, लेकिन वो किस कंट्री से खेल रहा था, वहां से ओलंपिक खेला, वहीं से मेडल, उसने ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था। तो अपॉइंट कर दिया इंडियन टीम के साथ बैंकॉक एशियन गेम में। हमारे को, मेरे को याद है, उसने स्किल शुरू किया हमारे को 3 मैन ब्लॉकिंग सिस्टम। ठीक है, अब जब कोई भी नई स्किल हम शुरू करते हैं तो उसमें दिक्कतें आती है, एकदम हम लोग परफेक्ट नहीं कर सकते उस चीज को, राइट? तो स्लोली उसको सीख करके उसको हम करना शुरू कर देंगे। बाकी जितना भी स्टाफ उसके साथ है, टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसका रिजल्ट आज सामने है। उसको तो आपने 3 मैन ब्लॉकिंग सिस्टम बना कर दिया, बाद में आप लोगों ने खुद शुरू कर दिया और आप लोग उसको परफेक्टली करवा भी नहीं पाए। एक और खास बात आपकी जो सभी ने नोटिस की कि बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो प्रोफेशनल लीग में खेल रहे हैं और फिर वो अपने साथ 2 प्लेयर्स को और लेके जाएं, बट आपको किसी से कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। आप खुद भी गए और अपने साथ अपने जूनियर्स को भी लेके गए, उनके लिए भी एवेन्यूज खोले वहां पर। तो किन किन प्लेयर्स को आप वहां पर लेके गए और कैसा रहा वहां पर उनका रिस्पांस? देखो, मैं कतर में क्या था कि लंबे समय से कतर में था मैं, तो कतर लीग के अंदर मतलब मेरा रिलेशन ऐसा था कि कोई भी क्लब अगर उसको प्लेयर चाहिए, वो एक बार मेरे से बात जरूर करता था, उसका मैनेजर। उनको थोड़ा इंप्रेस नहीं किया था यार, कहीं कोई ऐसा प्लेयर मिल जाए हमारे को। मतलब मेरे क्लब में क्या था कि जो टीम था ना, बाकी प्लेयर्स थे कॉलेज लेवल के प्लेयर्स थे, और एक अटैकर था उसका, जॉर्डन का पुराना अटैकर था, वहीं पे खेलता था। उसको हमने मतलब कोच ने सेटर कन्वर्ट किया था उसको। और उस टीम के अंदर ऐसा था कि 5 के 5 सेट मेरे को खुद को ही मारना है। और प्रोफेशनल लीग के अंदर यही होता है, ज्यादा जो डिपेंडेंसी होती है वो फ्रंट प्लेयर के ऊपर रहती है। तो जब जब मुझे चांस मिला तो मैंने हर प्लेयर को चांस दिला दिया, चाहे सुबह हो, आशीष हो, कालीकट से टॉम को ले गया मैं, और टॉम, आशीष और सुबह, ये तीनों तो वहां के जो टॉप क्लब है उनके साथ इनका एग्रीमेंट करवाया। लेकिन आशीष भाई जो प्रोफेशनल लीग खेल रहा है ना, और डोमेस्टिक अपना जो हिंदुस्तान के अंदर खेलना है, टीम के साथ खेलना है, वो बिल्कुल सोच अलग अलग है। प्रोफेशनल तो मतलब 100% प्रोफेशनल आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए, वही कामयाब है प्लेयर वहां पे। अपने आप को रेडी रखना है, टाइम कैसी मतलब लड़ाई में आपको अपने आप को झोंक देना है। कंप्लेंट नहीं कर सकते कि सेटर ने अच्छा बॉल नहीं दिया, ये नहीं किया, नो। जैसा बॉल मिल गया आपने कन्वर्ट करना उसको। हिंदुस्तान में क्या करते हैं, इवन इंडियन टीम में क्या करते हैं, कोई सेटर कोई बॉल, देखो कोई परमात्मा तो नहीं है ना सेटर की, इंसान है, गलती हो सकती है। और जो अटैकर है यूनिवर्सल है, उसका सेंटर ब्लॉकर को नहीं बोल सकते हम, टोटल डिपेंडेंसी उसकी है सेटर के ऊपर। जो अटैकर है और यूनिवर्सल है, उसका काम है एडजस्ट करके ही कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो हम हिंदुस्तान में अपने सेटर के साथ बोल सकते हैं, बाहर ऐसा कुछ नहीं है। बाहर तो आपको कन्वर्ट करना है, पॉइंट लेकर आना है टीम के लिए और रेडी फॉर नेक्स्ट वन।
मैं कतर के अंदर बहुत ज्यादा खेला हूँ, एक ही क्लब से खेला हूँ मैं, उस क्लब ने मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ा, और क्लब को मतलब उस क्लब को कभी उम्मीद नहीं थी कि हम फाइनल खेल लेंगे लीग का, हम कप जीतेंगे, उसने सब कुछ किया है, क्लब को हासिल हुआ। सुधार कैसे लाया जाए अभी अगर इंडियन वॉलीबॉल की बात की जाए, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या रहेगा इसमें? आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं वॉलीबॉल को, तो व्हाट इज गोइंग टू बी योर पर्सनल ओपिनियन? क्या प्रॉब्लम एक नहीं, प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान में कई है। एक तो हमारे पास क्या है कि प्लेयर्स का रेटिंग नहीं है। बीएफआई के पास एक रेटिंग सिस्टम होना चाहिए, हर फेडरेशन के पास वो चीजें रहती हैं, ठीक है ना। अभी फॉरेन क्लब से या फॉरेन से कहीं भी किसी प्लेयर्स को कोई ऑफर मिलता है, हमें चीजें मैनेज करने में 10 दिन लग जाते हैं, राइट। और जो दूसरे जो कंट्रीज के जो प्लेयर्स हैं उनका क्या होता है कि वो एक मेल मारते हैं, साथ के साथ उनका सब कुछ सिस्टम ओके होकर के निकल जाता है। देखो हमारे को हर सिस्टम के में काम करना पड़ेगा। अब जैसे हमारा वीएफआई का सिस्टम है, वीएफआई का जो हमारा नेटवर्किंग का जो सिस्टम है ना, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट हो या हमारा कुछ भी हो, मतलब ये चीजें थोड़ी बहुत समय के साथ बदलाव करनी पड़ेगी। अभी आपने अगर मैं सपोज मेल करता हूँ वीएफआई को, तो उसके ऊपर उसका रिएक्शन होना चाहिए कि भाई ओके अमीर का मेल आया है, तो इमीडिएटली आज अगर किसी वजह से नहीं हो पाया तो नेक्स्ट डे तो 100% होना ही चाहिए हो। तो उसमें क्या है कि फिर प्लेयर्स जो है ना, प्लेयर्स का भी फिर टेंशन उस पार्ट के ऊपर खत्म हो जाता है, वो खाली स्पोर्ट्स के लिए ही रह जाता है, भाई अपना ट्रेनिंग करो, अपने आप को प्रिपेयर करो, परफॉर्मेंस दो, यहाँ तक रह जाता है। अब प्लेयर्स के दिमाग में क्या चलता है कि पहले तो यार मुझे अगर कहीं बाहर चांस मिलेगा देखिए, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है यार मैं परमिशन कैसे लूंगा, डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है, उसके बाद वीएफआई पहुंचते हैं, वीएफआई में टाइम लग जाता है, फिर इतना वो हाथ से निकल जाता है। हम लोग तभी इंप्रूव कर सकते हैं जब सब पूरा हिंदुस्तान का जितना भी जो वीएफआई का जो मेंबर्स है या जो प्लेयर्स है सब इकट्ठा होकर के उस चीज को आगे बढ़ाएं, तब हम इंप्रूव कर सकते हैं, तब हम मेडल की बात कर सकते हैं। अब हम कहते हैं जी 2000 समथिंग में हम ओलंपिक में हमने ओलंपिक पार्टिसिपेशन करना है। ओलंपिक पार्टिसिपेशन इज नॉट इजी थिंग, राइट। आपको एशिया के अंदर चैंपियन होना है, नंबर 1। सेकंड चांस आपका है, आपको क्वालिफिकेशन राउंड के अंदर विन करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए अब मैं इस सिस्टम में रह करके मैं देखा है कि लड़ाई इतनी है कि वहां पर जो टॉप जो ऑफिसर्स हैं फेडरेशन के, वो इस बारे में सोचने के लिए उनके पास समय ही बहुत कम है कि टीम की ये प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान है, कहीं आरटीआई, कहीं कोर्ट, कहीं ये, कहीं अरे मैं ये कहता हूँ वॉलीबॉल राजनीति का अखाड़ा नहीं है। सभी इकट्ठे हो और इसमें एक अच्छी प्लानिंग करो और इस हिंदुस्तान का जो झंडा है ना उसको हाथ में मजबूती के पकड़ के और लहराओ। मेरे ख्याल में कबड्डी के बाद अगर सक्सेसफुल रेशो आप देखोगे तो वॉलीबॉल की ज्यादा रही होगी कबड्डी के, क्योंकि आप इस फील्ड से आपको ज्यादा मालूम होगा, हमें मालूम नहीं है। और जितनी आप वॉलीबॉल को की मार्केटिंग कर सकते हो, आप वॉलीबॉल को मार्केट में बेच सकते हो, आपको इन्वेस्टर भाग भाग के आएंगे। लेकिन आपको स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ेगा अपने वर्ड्स के साथ। मेरी राम भाई से बात हुई, बड़ी अच्छी फेस टू फेस बात हुई। वो करना चाहता है एज ए प्लेयर, हमें बड़ी उम्मीद है उससे, पर उसकी समस्याएं इतनी, उसकी सुन करके आगे प्लानिंग की बात कुछ कर ही नहीं सकते। ये कोर्ट में वहां डेट है, वहां कोर्ट में वहां डेट है, वहां कोर्ट में, मतलब वो आदमी सोच नहीं सकता आगे। So, इस कन्वर्सेशन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में हम आते हैं कि आपके आमिर सिंह के, द लेजेंडरी आमिर सिंह के बेस्ट प्लेयर्स अलग अलग पोजीशंस पे। सो सिंस यू वर अ काउंटर और वन ऑफ द बेस्ट काउंटर्स, जितने यूनिवर्सल्स थे, ब्लॉकर्स ने उन्होंने आपको रेट किया है, तो आपके बेस्ट काउंटर्स कौन थे? अगर हम टॉप 5 की बात करें रेटिंग फ्रॉम 1 से, तो आपके फेवरेट काउंटर्स कौन थे? फर्स्ट सुपर भाई साहब, सेकंड जोबी जोसेफ, थर्ड राज विनोद, फोर्थ अभिजीत और नवीन।
क्योंकि नवीन ने भी एक अच्छा, मतलब नवीन और जोबी का जो खेलने का स्टाइल है ना, एक जैसा ही है। अब बात करते हैं ब्लॉकर्स की रेटिंग की। जो टॉप 5 ब्लॉकर्स हैं आपके हिसाब से, जिनको आप रेट करते हैं। नहीं, एक साइड ब्लॉक जो है वो अच्छा ब्लॉकर जिसको हम बोल सकते हैं वो अभिजीत भट्टाचार्य। मैं देखो, हम जब आए थे तो उदय भाई उस टाइम निकल चुके थे। हमने सुना, जिसको मैं देखा है तो उसके बारे में बात कर सकता हूं। रतनलाल नंबर 1, रतनलाल। उससे अच्छा टाइमिंग और उससे अच्छा स्कोरिंग गेम के अंदर किसी प्लेयर उसका ब्लॉकर का नहीं है। नंबर 2 आशीष अरोड़ा। नंबर 3 हम सुब्बाराव को डालेंगे, नंबर 4 राजेश, ठीक है ना। नंबर 3 सुब्बाराव, नंबर 4 राजेश। और एक और बता दूं, 5 पूरे हो जाएंगे आपके। जिसने लाइफ में बहुत मेहनत की और बहुत जीरो से उठ करके वहां तक पहुंचा, सुबे सिंह। क्योंकि उसका कैरियर 0 से 100% तक मैंने देखा है, ग्राफ सारा देखा है, जितनी मेहनत की और उसको परमात्मा की दया से सब कुछ मिला भी है। पर इज नाइस गाय। सब यूनिवर्सल्स की बात करते हैं। आमिर सिंह के टॉप 5 यूनिवर्सल अटैकर्स। देखो, सबसे जो मैं 1 नंबर की रैंकिंग देता हूं सुरजीत सिंह को। सेकंड प्रदीप कुमार फ्रॉम पंजाब। फर्स्ट सुरजीत, सेकंड प्रदीप, थर्ड संजय, फोर्थ टॉम, फिफ्थ गबला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ ए टीम, सेटर्स की बात करते हैं। आपके टॉप 5 सेटर्स, ऑल टाइम 5 सेटर्स। देखो, मैंने दलेल भाई साहब को 5-4 मैच देखे और दलेल भाई साहब पहला सेट मैंने देखा है जो बॉल बना करके और डाई मार देता है, फर्स्ट सेट तो दे। और मैं कभी कभी दलेल भाई साहब को बोलता हूं कि भाई साहब आपके 5-4 मैच ही देखने का मुझे मौका मिला। नंबर 1 दलेल भाई साहब, नंबर 2 रविकांत रेड्डी। आउटस्टैंडिंग टैलेंट। किस टाइम गेम का कैसे रुख बदल दे, रविकांत को पता। नंबर 3 कपिल देव, नंबर 4 सूरज प्रकाश। 4 हो गए। और 5वां रणजीत सिंह। मुझे लगता है सूरज को नंबर 1 पे होना चाहिए, बिकॉज पंजाब पुलिस की टीम को खिलाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। सो ही शुड बी एट नंबर 1। लेकिन सूरज को उस टाइम ज्यादा चांस मिला है तो पाली भाई नहीं, लेकिन ही इज वेरी गुड सेटर और बड़ा अच्छा कंट्रोल है। बहुत सिंपल वॉलीबॉल है उसके पास, लेकिन बड़ा परफेक्शन के साथ। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी वजह से अटैकर्स और जो ब्लॉकर्स हैं उनकी लाइफ को थोड़ा सा समय और मिल गया, लिब्रोज की। तो आमिर सिंह के टॉप 5 लिब्रोज जो हैं वो कौन कौन है? लिब्रो के अंदर नंबर 1 मनोज कुमार, नंबर 2 अरुण जगमोला, नंबर 3 अनिल कुमार नेंटा, नंबर 4 विनोद नेगी, नंबर 5 एक साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर पहले वो अटैकर खेलता था, फिर लिब्रो खेलने लग गया था, लड़का दाढ़ी वाला, सदर्न रेलवे के अंदर। तो ये नाम हमने लिख लिया है, सदर्न रेलवे का दाढ़ी वाला लिब्रो। जो कोई भी है मैं पता लगा के आपको बताऊंगा जरूर। तो पंजाब पुलिस की हमने पहले भी बात की है। आप उसके बाद जब हरियाणा में आए, कभी कोई ऐसा इंसिडेंस या कभी ऐसा हुआ कि आपके पुराने प्लेयर्स जिनके साथ आप खेले वो आपके सामने आए हों और कोई अच्छा ऐसा वाकया हुआ हो जो आप शेयर करना चाहेंगे? रतनलाल के अंदर, रतनलाल क्या बड़ा खुंद की था। हुआ क्या कि पंजाब से मैं हरियाणा आ गया और केरला के अंदर फेडरेशन कप हो रहा है
जूनियर बच्चे सारे जूनियर थे, मैं अकेला ही सीनियर था टीम के अंदर। तो वहां पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि नहीं, हमारा और पंजाब का मैच, पंजाब अगर हमारे से जीत जाता है तो क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेट पंजाब ने जीत लिया, ठीक है। उसके बाद पाहू और रतनलाल और मनोज और सूरज उनको बार बार बोल रहे हैं कुछ मत बोलना उधर, तुम आराम से अपना गेम खेल लो। उन्होंने नेट के नीचे से वो पंजाबी वाला काम कर दिया। उसके बाद 4 सेटों में पंजाब बाहर। मैच जीत के मैं नेट के नीचे से मिलने गया तो मैं रतनलाल से पूछा, मैं रतनलाल ले लिया प्रसादा? तो रतनलाल को मैं कहा, रतनलाल वॉलीबॉल है और तू यार अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन वॉलीबॉल का मोमेंटम आपको पता नहीं है कैसे स्विंग चलता है। और आप अरे यार हमारे को बाहर कर दिया आप लोगों ने, ये नहीं बाहर आराम से खेल रहे थे ना, हमारे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर यही था, चलो यार ठीक है हम लोग तो ऑलरेडी बाहर हो गए हैं, चलो अपना नेचुरल सा गेम खेलो और चल जाते हैं। तुमने हमारे को छेड़ दिया तो उसके बाद तुम अपना चलो रिजल्ट ले लो। मुझे आज भी ये बात याद है। अब रतनलाल कभी मिलता ना मेरे को, मैं रतनलाल से पूछता हूँ, रतनलाल क्या हाल है, फेडरेशन का वाली बात याद है? आमिर सिंह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जो पहले वाला आपका इंटरव्यू था, इससे पहले जो किया था, उसको देख के बहुत सारे प्लेयर्स को मोटिवेशन मिला आपके बारे में जान के, और जो जो चीज़ें उनको नहीं पता थी वो पता चली। और इस इंटरव्यू में ज़रूर मैं समझता हूँ कि उनको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी आपके फॉरेन क्लब्स के करियर को लेके, या कोचेस जो हैं इंडिया में उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा जो आपने चीज़ें उनके बारे में बताई कि ग्रास रूट पे वो कितना काम करते हैं। कुल मिला के मुझे लगता है कि टाइम बहुत हम और यूटिलाइज कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू, और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर हम एक और सेशन अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। लेकिन इन 2 सेशन से मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर टाइम, एंड उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारी बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू आमिर।